बूढ़े पिता की कहानी। मेरा नाम प्रशांत है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा ना बेटी, ना कोई पोता ना पोती, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। जबकि हम एक संयुक्त परिवार का सदस्य थे। मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। उनकी उम्र होने के बावजूद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था उनके पास। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादाजी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादी जी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ रहते हुए कुछ दिन हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों मिलजुल कर के धीरे धीरे घर के सारे काम भी कर लेते हैं। कोई भी उनसे जाकर ये नहीं पूछता था, कुछ भी नहीं कहता था। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरे पर थकान साफ साफ पड़ पाता था और हमें डेली बात करने का मन करता था। मेरा मन कई बार करता भी उसके जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं पर थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादाजी दादी जी का बहुत याद आता था और घर फ़ोन लगाकर कर लिया करते थे। एक संडे जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, दादी जी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादी जी वहाँ आए और भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आप बिल्कुल अकेले रहते हो और आपके हाथ भी कँपकपाते हैं, इसलिए आपको कठिनाई होती है काम करने में। दादी जी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया। दादी जी सुन नहीं बोल पाती, ना ही बोल पाती। उन्होंने यह भी बताया कि मैं खुद भी बोल नहीं सकता। तो ये सुनकर मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई। उन्होंने इशारों से दादी जी से कुछ कहा और दादी जी ने मुझे मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते ही रह गया और जाने कब मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादी जी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादी जी ने दादी को इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आँखों से आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और अब उन्हें हिस्से में केवल दुख ही दुख है। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह उसमें भीग गया। दोस्तों, इस कहानी से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, यह कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्ताएं हैं। दूसरी कहानी, बहू और बेटी। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उनका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उनका। बड़े घर की लाडली जो थी
वह ऐसे ही उनके कॉलेज में दाखिला किया। उसके ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन कपड़े। थोड़े ही दिनों में उनके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उनकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी वह लोग उनका अच्छा सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। उनका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उनकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम हो गई। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम ही हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते रहती थी। राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उनके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उनके सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता बहुत दुखी हो गई। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कभी भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना। उसने अपने मम्मी पापा को, भाई भाभियों से दिल खोल कर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ बुआ कहकर बुलाते, जबकि वह जानती थी उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती थी, वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगभग एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया और उसके बाद कविता को लेने राज आ गए। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती।
कविता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, यह एक बहू और बेटी की दुख भरी कहानी दिल को दहला देती है। कभी कभी किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि दिल बहुत ही ज़्यादा बैठ जाता है। ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। मिलजुल करके हर चीज़ में साथ देना चाहिए दोस्तों।